चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का साइंस का थर्ड चैप्टर का पार्ट 4। तो इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले भी हम 3 पार्ट्स बना चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। तो अब हम कैसे केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं। राइट द सिंबल्स स्लैश फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और आयन इज सो दैट द सिंबल ऑफ द मेटल और पॉजिटिव आयन इज ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ द नॉन मेटल और नेगेटिव आयन इज ऑन द राइट। तो जो नॉन मेटल्स के होते हैं या फिर नेगेटिव आयन्स के होते हैं वो राइट में होते हैं और पॉजिटिव के लेफ्ट में होते हैं। राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स और आयन बिलो द एलिमेंट्स और आयन्स। तो हम उसके वैलेंसीज उसके नीचे लिखते हैं। क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग आयन्स, तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। पॉलीएटॉमिक आयन्स शुड बी इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। और जो पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं उन सबको हमें ब्रैकेट में लिख के रखना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड का लेते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होता है, हमें पता है। तो हम दोनों के पहले वैल्यूज़ पावर लिखेंगे। हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का भी 1 लिख दिया हमने। फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl ही आएगा, क्योंकि दोनों की पावर 1 है। पावर्स इधर उधर हम लेफ़्ट और राइट करेंगे तब भी सेम ही होगा। देख सकते हो आप, जैसे कि आपने यहाँ पे H ले लिया, H1 है और Cl1 है। आपने इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब भी दोनों के पावर 1 ही है, इसलिए HCl आ गया। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे लिखेंगे। तो उसमें एक हाइड्रोजन होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हो आप। तो हाइड्रोजन का तो हमें पता है 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होता है। तो हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, तो H के नीचे 2 आ जाएगा और S तो 1 ही है, इसलिए सीधा सीधा S लिखेंगे हम। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। आप यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप इसको रट लीजिए या फिर इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जैसे कि आप अब सोडियम नाइट्रेट का ले लीजिए। इसमें तो हमारी सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रेट और सोडियम दोनों की पावर्स यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। नो सॉरी, एक की 3 है। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NaNO3 हो जाएगी पावर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब हम अमोनियम सल्फेट का देखते हैं। NH4 और SO4 है, तो इनकी वैलेंसीज आप देख सकते हो 1 और 2 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको पता चल जाएगा। आप इसका आंसर मुझे बताओ कि क्या आने वाला है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये जो सम होते हैं एटॉमिक मासेस का, उन सब का, मॉलिक्यूल का, एक सब्सटेंस का, वो एटम में होते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट या फिर आप यू कह सकते हैं, इसमें लिखा जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एक वाटर का, जिसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 1 × 2 + 10 मीन्स 2 + 16। आपको पता है हाइड्रोजन और वाटर का हम कैसे उसको ग्राफ मेरा मतलब रेशियोलाइज करके ऐसे लिखते हैं, 2 + 16 हो जाता है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमने पहले देखा था हम ऐसे इसको कौन से रेशियो में लिखते हैं। हमें पता था H यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 1 होती है और ऑक्सीजन की 16 होती है। 2:16 क्या था, हमने 1:8 कर दिया था। तो ये तो इसका प्रोपोर्शन में रहता है। लेकिन जब आपको ये वाला निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, तो आपको उसको रेशियो के फॉर्म में रखने से ज़्यादा आपको उसको ऐड करना पड़ता है। और जैसे कि आप नाइट्रिक एसिड का ले सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 यूनिट है, नाइट्रोजन यहाँ पे 14 यूनिट है, ऑक्सीजन 16 है। हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा जितनी इनकी वैल्यू चाहिए होती है। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल। अब हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है। अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल वही होता है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, दैट आर प्रेजेंट इन 12 kg ऑफ कार्बन -12। ये इसका मेन जो यही लिखा जाता है, यही हमारा इसका बेसिक है, आप कह सकते हो। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन -12 इज
6.022 इंटू 10⁻23 पावर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो क्या होता है ये, दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर और एवोगाद्रो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, यही हम लेते हैं। बाकी आप लोग सोचोगे कार्बन का ही क्यों ले और किसी चीज़ का क्यों नहीं, क्योंकि बाकी सबके पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको पता है एटम्स का कितना छोटा साइज़ होता है, तो इससे हम कुछ ईजी कर पाते हैं। तो आप सोच रहे हो इतना बड़ा नंबर है ये इजी कैसे होगा। आप इसको बड़ा करके लिख सकते हो 6.022 इंटू 1 2 3, ऐसे आपको 23 टाइम्स करना होगा। अ मोल रिप्रेजेंट टू थिंग्स। अब एक मोल जो है वो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट अ डेफिनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक डेफिनाइट नंबर बताता है। इफ़ it represent a determined mass of a substance equal to gram atomic mass of an element or a gram molecular mass of a compound। तो ये इसका भी definite mass बताता है। अब gram atomic mass of an element होता क्या है, is its atomic mass expressed in grams। इसका मतलब होता है उसका atomic mass जो हम express करते हैं ग्राम्स में। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऑक्सीजन का, तो O2 लिखते हैं हम 16 इंटू 2 हम लिखेंगे इक्वल्स टू 32 ग्राम, हम ऐसे लिख सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड कहते हैं जिसमें हम एक मॉलिक्यूलर मास जो कि हम ग्राम पे एक्सप्रेस करते हैं उसका। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर का, H2O हम लिखते हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो हमें पता है 18 ग्राम, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मास, मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड एवोगाड्रो नंबर्स का ये देखो आप नीचे रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। एन, अब मोल्स कितना होता है, मोलर मास बाय नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इसके इक्वल होता है। या फिर आप एन लिख सकते हो, मास मोल्स बाय एन की पावर 0 मीन्स एवोगाड्रो नंबर। और आप लिख सकते हो एम इक्वल्स टू मीन्स मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स इनटू, टेल मी, मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यस। और एम जो हमारे यहाँ पे मोलर मास है वो क्या होता है, मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका रिलेशनशिप होता है। तो ये आप याद कर लेना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो हो जाता है ख़त्म, और इसी के साथ आपका चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि क्लास 9th NCERT बुक का साइंस का 3rd चैप्टर है वो भी हो जाता है कम्प्लीटली ख़त्म। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को आप एक बार बुक से रीड ज़रूर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कह सकते हो बेसिक है सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज राइटिंग के। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो आपको बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है, बाद में मतलब 10th-12th में ही दिक्कत होगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।